डॉक्टर सूर्यकांत, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो डॉक्टर सूर्यकांत से जाने के तमाम सवालों के जवाब और जानकारी ये भी साझा करेंगे कि किस तरीके से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन हमारे आज के एक्सपर्ट्स इस मॉनसून में मौसमी एलर्जी में कैसे बचा जाए, कैसे अपने परिवार को बीमारियों से आप दूर रख सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, हमारे साथ जुड़कर हमारे एक्सपर्ट से सवाल आप कर सकते हैं। नंबर आपको बता दें 0120-715-3787, 0120-715-3826। तो इन नंबर्स पर कॉल करके हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं और अगर किसी विषय को लेकर आपका सवाल है तो आप जान सकते हैं उसका जवाब। साथ ही साथ एक और अपील करना चाहेंगे कि जब आप हमारे साथ जुड़े, कृपया करके टीवी की वॉल्यूम जरूर बंद करिए। तो डॉक्टर सूर्यकांत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर सूर्यकांत, आज हमने विषय रखा है मॉनसूनी बीमारियों को लेकर। सीजन ने दस्तक दे दी है, कैसे जो बीमारियां हैं उनसे बचा जाए, खासतौर पर स्किन संबंधी जो एलर्जी हो जाती है उसको लेकर चाहूंगे जानकारी दें आप। देखिए, मौसम जब भी बदलता है जी, अक्सर विभिन्न प्रकार की एलर्जी के रोगों को साथ में लेके आता है। और ये मौसम जो बदलाव हो रहा है, ये मौसम बदलाव हो रहा है, गर्मी से हम बारिश के ट्रांजिशन में हैं और बारिश का मौसम चल रहा है। तो एक तरफ तो क्या होता है, जब बारिश हो जाती है तो थोड़ी सी ठंडक हो जाता है मौसम में, फिर जब बारिश नहीं होती है तो मौसम गर्म हो जाता है और बीच में उमस भी रहती है। तो तीन तरह के बदलाव देखने पड़ते हैं, टेम्परेचर का चेंज, ह्यूमिडिटी का चेंज और हमारी बारिश। ये तीन बड़े फैक्टर हैं इस मौसम के बदलाव में। अब देखिए, अभी आप एलर्जी के बारे में इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बता रहे थे कि एलर्जी वास्तव में क्या है। तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि आपने अपने जीवन में कई बार कई पेड़ पौधों की पत्तियों को छुआ होगा। आप नीम की पत्ती को छुइए, कुछ नहीं होता। आम की पत्ती को छुइए, कुछ नहीं होता। गुलाब की पत्ती को छुइए, कुछ नहीं होता। किसी भी पत्ती को छुइए तो कुछ नहीं होता। आपने छुआ और छोड़ दिया। लेकिन एक पौधा होता है जिसको हम कहते हैं टच मी नॉट, यानी छुई मुई का पौधा। आप छुई मुई के पौधे को जैसे ही छूते हैं वो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो इसी तरह जिनको एलर्जी की रोग होता है वो हम जो है एयर पोल्यूशन के दौरान, कभी आपने देखा होगा ऑटो के पीछे खड़े हैं तो धुआं उसका निकल रहा है, कभी और दूसरे पोल्यूशन के बीच में हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर कोई एलर्जी अस्थमा का पेशेंट है तो उसको तुरंत तकलीफ हो जाती है, उसको छींकें आने लगती हैं, उसको नाक से पानी आने लगता है, नाक बंद हो जाती है, उसकी सांस फूलने लगती है। आपने देखा होगा होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस पे हम अपने घर की सफाई करते हैं, पुताई करते हैं, पेंट करते हैं, किसी को कुछ नहीं होता। लेकिन अगर उसी घर में कोई एलर्जी का पेशेंट है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। चाहे सफाई हो रही हो, हाउस डस्ट हो, पेपर डस्ट हो या कोई पेंट की खुशबू हो, इन सब से अगर वो एलर्जिक है तो उसको तकलीफ होने लगती है। तो ऐसे एक्सपोजर, ऐसे कारक जिनके कारण एलर्जी हो जाती है, उस व्यक्ति को जो कि पैदाइशी रूप से अति संवेदनशील है एलर्जी के लिए, उसको ये मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। सब में नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे देश में लगभग 20 से 25% की जनसंख्या ऐसी है जो एट ए टाइम कोई ना कोई एलर्जी का शिकार है। अब देखिए, कहाँ की एलर्जी हो सकती है। तो आप देखिए, सबसे पहले जो वातावरण में घटित होगा, आपके एनवायरनमेंट, चाहे आपके घर के अंदर का एनवायरनमेंट, चाहे घर के बाहर का एनवायरनमेंट। तो कारक कहाँ मौजूद है? हमारे घर के अंदर मौजूद है एलर्जी के तत्व, हमारे घर के बाहर मौजूद हैं, और कुछ हमारे खाने पीने में मौजूद हैं, कुछ हमारी पर्सनालिटी में मौजूद हैं, और कुछ हमारे पैदाइशी, जैसे मैंने बताया, जीनोटाइप ऐसा है, पैदाइशी संवेदनशीलता ज्यादा है। तो जैसे हम इनके संपर्क में आते हैं तो वो लोग जो हाइपर सेंसिटिव हैं उनको तरह तरह की एलर्जी हो सकती है। तो सबसे पहले, सबसे कॉमन एलर्जी क्या होती है? सबसे कॉमन एलर्जी वो होती है जहां से हम सांस लेते हैं, अर्थात हम इस वातावरण में किसी भी परिवर्तन के कारक को इनहेल करते हैं। तो हमारी सबसे कॉमन एलर्जी होती है वो नाक की एलर्जी होती है। नाक की एलर्जी, और कई बार ये गले की एलर्जी भी इसमें शामिल हो जाती है, और साइनस की एलर्जी भी हम शामिल हो जाती है, और इसको हमने नाम दिया है एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक फेरेंजाइटिस या एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस। तो नाक में यानी राइनाइटिस,
गले में यानी फेरेंजाइटिस, और साइनस में यानी साइनोसाइटिस। ये सबसे ज्यादा कॉमन एलर्जी हमारे देश में पाई जाती है। और जैसा आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कहा, बहुत अच्छा इंट्रोडक्टरी रिमार्क में तारीफ करूंगा जी राजस्थान न्यूज की, कि उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रस्तावना बनाई और उसमें उन्होंने साफ कहा कि बच्चे ज्यादा शिकार होते हैं। तो देखिए, बच्चे जो होते हैं सबसे पहले गर्भ में पलते हैं माँ के, तो वहां तो नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, कोई एलर्जी का फैक्टर नहीं है, पूरा मौज मस्ती मार रहे हैं गर्भ के अंदर। तो माँ के जब पेट में होते हैं तो बच्चे मस्ती मार रहे होते हैं, वहां कोई एलर्जी का तत्व नहीं होता, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जैसे ही वातावरण में आते हैं तो डिफरेंट टाइप के एलर्जी के उनके जो फैक्टर्स हैं, जिनको हम ट्रिगर्स बोलते हैं, एलर्जी के ट्रिगर्स बोलते हैं, उनसे एक्सपोजर होने लगता है। और जब उनसे एलर्जन का एक्सपोजर होने लगता है तो नाक की एलर्जी सबसे कॉमन, जैसे मैंने बताया, नाक, गले या साइनस की एलर्जी। और नीचे जाइए तो लंग की एलर्जी, अर्थात जिसको हम अस्थमा कहते हैं। फिर हमारा इसके अलावा सबसे ज्यादा एक्सपोजर किसका है? त्वचा का है। तो उसके बाद त्वचा की एलर्जी बहुत कॉमन होती है, तो स्किन की एलर्जी। फिर हम तो देखिए, नाक हो गई जिसका एक्सपोजर एटमॉस्फेयर से हो गया, त्वचा है जिसका एक्सपोजर आंखों से हो गया, फिर आंख हमारी, अब हम तो चश्मा लगाए हैं, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन है, लेकिन जो चश्मा नहीं लगाए उसका आंख भी खुली हुई है वातावरण से, तो कई बार आपने देखा होगा आंख की खुजली बदलते मौसम में होती है, लाल हो जाती है, तो ये आंख की एलर्जी हो गई। और हमारा एक्सपोजर कहां से होता है? हम चीजें खाना पीना मुंह से खाते हैं, तो फिर पेट की एलर्जी यानी फूड एलर्जी। तो इतने देखिए कि नाक हो गई, मुंह हो गया, आंखें हो गई, त्वचा हो गई, ये हमारे एक तरह से बाहरी कवच हैं, बाहरी सुरक्षा के कवच हैं, और यहीं पर एंट्री करती है एलर्जी। तो नाक की एलर्जी सबसे कॉमन हो गई, जो कि गले की एलर्जी या साइनस की एलर्जी भी हो सकती है। लंग की एलर्जी दूसरे नंबर पे हो गई, फिर आपकी त्वचा एलर्जी हो गई, आंख की एलर्जी, कई बार नाक की एलर्जी, लंग की एलर्जी और आंख की एलर्जी, ये तीनों कंबाइंड होती हैं। यानी एलर्जिक राइनाइटिस भी है, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस भी है, और अस्थमा भी है। ये तीनों का भी कॉम्बिनेशन मिलता है। कई बार अस्थमा के साथ एलर्जिक राइनाइटिस का कॉम्बिनेशन मिलता है। 80% केसेस में आप जान लीजिए अस्थमा है तो नाक की भी एलर्जी होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये एलर्जी जो है वो समय के अनुसार, मैंने कहा ना बचपन में ज्यादा है, तो बचपन से लेके बड़े होने तक इसका एक एलर्जी मार्च डिस्क्राइब किया हुआ है। यानी पहले ये एलर्जी होगी, फिर अगले स्टेप 2 साल बाद ये हो सकती है। यानी व्यक्ति तो वही है, लेकिन डिफरेंट टाइप की एलर्जी डिफरेंट एज ग्रुप में, एज के समय उसको मैनिफेस्ट करती हैं। मान लीजिए बचपन में नाक की एलर्जी थी, फिर फूड एलर्जी हो गई, फिर आगे चल के अस्थमा हो गया, तो इसको हम लोग एलर्जी मार्च बोलते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत ने एलर्जी से सेंसिटिविटी व्यक्ति होता है, उसमें डिफरेंट टाइप सही तरीके से डिस्क्राइब किया है कि कौन कौन से सिम्टम है इस एलर्जी को लेकर। और डॉक्टर सूर्यकांत, आपके पास में लौटूंगी प्रिकॉशंस को लेकर कि आपने सिम्टम बता दिए, प्रिकॉशंस क्या कुछ किया जाए ताकि ये जो एलर्जी है वो ना हो, बच्चों में चाहे बात कर ली जाए चाहे बड़ों में बात कर ली जाए। अभी फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पे। नाम बताइए अपना। जी, जोधपुर। ठीक है, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, ऐसी कुछ एलर्जी है जिससे आंखों के अंदर जलन होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आंख में जैसे खटक रही है, तो उसमें ये होती है 10 या 15 दिन बाद में एलर्जी। तो उसके बाद में जब बाथरूम जाते हैं तो मल के साथ में ब्लीडिंग होती है। तो इसमें ब्लीडिंग का और इसमें एलर्जी में कोई तालमेल है, या जब नहीं होती है तो नहीं होती है, होता है आंखों में खराबी या गड़बड़ या एलर्जी तो उसमें खून आता है, इसका क्या प्रॉब्लम क्या है और उसका उपचार क्या बताएंगे? ठीक है मैडम, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, इनकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी, क्या ब्रीफ में थोड़ा हमें बता दिए, क्या पूछा इन्होंने? अपना सवाल आप दोहराएंगे जरा? जी, मेरा कहने का मतलब है कि 10-15 दिन, हर महीने में 10-15 दिन में एलर्जी होती है आंखों की। ठीक है, तो उसमें इनकी आवाज नहीं आ। ठीक है, मैं बताती हूँ डॉक्टर आपको, इनका सवाल मैं सुन लेती हूँ। आपको आंखों की एलर्जी होती है, इसके अलावा? तो उसमें ये बाथरूम जाते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सूर्यकांत, इनका सवाल ये है कि इनको आंखों की एलर्जी है, इसके अलावा जब ये टॉयलेट करने के जाते हैं तो ब्लीडिंग होती है, तो इसके लिए क्या कुछ साफ नहीं आई थी किया जाए? आंखों की एलर्जी है डॉक्टर इनको, इसके अलावा ब्लीडिंग होती है इनको जब ये फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो। आंखों की एलर्जी पूछ रहे हैं जी, या आंखों की पूछ रहे हैं, आंतों की पूछ रहे हैं? ये आंखों की एलर्जी की बात कर रहे हैं डॉक्टर सूर्यकांत। हाँ जी, आंखों की एलर्जी में बता रहा था। तो आंखों की एलर्जी में क्या होता है कि बदलते मौसम में, शुरुआत में बदलते मौसम में आंख में थोड़ी बहुत खुजली होती है, पानी आता है बस, फिर धीरे धीरे लाल भी होने लगती है, और फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, और फिर ये केवल मौसम बदलने पे ना होके राउंड द ईयर यानी पूरी साल भर हो जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए
कि एक तो फ्रीक्वेंटली अपनी सुबह से लेकर शाम तक जहां मौका मिले आंख में पानी से धोना चाहिए। फिर एक गुलाब जल एंटी एलर्जिक होता है, सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, ये गुलाब जल भी हम अपनी आंखों में डाल सकते हैं। ये दो तो नेचुरल उपाय हैं। तीसरा अगर है तो आंख के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए या एलर्जी के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि भाई हमारी आंख में ये दिक्कत है। तो कुछ दवाएं भी होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म की दवाएं होती हैं, कुछ बचाव की दवाएं होती हैं। तो जो बचाव की दवाएं होती हैं वो दिन में 3-4 बार डालनी पड़ती हैं और एक्यूट जो शॉर्ट टर्म की दवाएं होती हैं वो 5 या 7 दिन के लिए दी जाती हैं, जिससे आंख की लालामी चली जाए, आंख की खुजली चली जाए। और फिर उसके बाद जैसे ही सीजन, मान लीजिए आपको जुलाई से शुरू होती है आंख की खुजली और आंख से पानी, तो आप 2 हफ्ता पहले अपने आंख के डॉक्टर से मिलके और आर्टिफिशियल ईयर्स मिथाइल ऑक्सीसेलुलोज नाम से जो ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स आते हैं, वो आई ड्रॉप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोफाइलेक्टिकली, यानी बचाव के लिए। तो आंखों को धोते रहें बार बार, आंखों में गुलाब जल डालें और बचाव के लिए आर्टिफिशियल नाम की जो ईयर ड्रॉप्स आती हैं वो डालें। और अगर ज्यादा तकलीफ हो गई है तो 5-7 दिन के लिए आंख के डॉक्टर के सलाह पर या एलर्जी के डॉक्टर के सलाह पर आप ऑइंटमेंट या वो भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप किसी एलर्जी स्पेशलिस्ट से मिलके आप अपनी एलर्जी टेस्टिंग भी करा सकते हैं और उसके आधार पर इम्यूनोथेरेपी भी करा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सूर्यकांत, तो आंखों के संबंधी जो एलर्जी है उसको लेकर आपने जानकारी दे दी, सिम्टम बता दिए और क्या कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। बाकी जो आपने एलर्जी के बारे में बात करी थी, चाहे साइनस पेशेंट हो और जिनका सांस फूलता है, जिनको ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, इनहेल एक्सहेल करने में, उनके लिए क्या कुछ किया जाए? जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, कारण है तो निवारण भी है जी। तो निवारण करने के लिए आपको कारण जानना बहुत जरूरी है। तो मैं वो ट्रिगर्स सबसे पहले आपके दर्शकों को बताता हूं कि किन ट्रिगर्स से, किन चीजों से आपको दूर रखना है। चाहे आप नाक की एलर्जी के पेशेंट हो, चाहे आप गले की एलर्जी के पेशेंट हो, चाहे आप साइनोसाइटिस के पेशेंट हो, चाहे आप लंग की एलर्जी यानी अस्थमा के पेशेंट हो, या कोई भी एलर्जी या आंख की एलर्जी के पेशेंट हो, तो आपको कुछ चीजें घर के अंदर ध्यान रखनी है, कुछ चीजें घर के बाहर रखनी है, कुछ खाने पीने में ध्यान रखनी है, कुछ अपनी पर्सनालिटी में रखनी है। तो मैं चारों चीजें आपको बताता हूं। घर के अंदर, घर बहुत मॉडर्न है तो भी एलर्जिक हो सकता है, घर बहुत पुराना है तो भी एलर्जिक हो सकता है। घर कच्चा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो खराब घर है। अगर उसको गोबर से लीप पीट के और अच्छे से पुताई उताई करके आप रखे हुए हैं तो कच्चा घर, कच्चे पक्के घर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि घर में अगर सीलन है, घर में अगर जाले लगे हुए हैं, घर में हाउस डस्ट बहुत है, घर में पेपर डस्ट बहुत है, तो आपको एलर्जी हो सकती है। घर में बहुत ज्यादा मॉडर्न है, बहुत ज्यादा कालीन बिछी हुई है, घर में कारपेट बहुत है, घर में कर्टेन बहुत है, घर में सोफा कवर्स बहुत हैं, घर में टेडी बियर जैसे जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं, फर वाले खिलौने जिनको हम कहते हैं, वो मौजूद हैं। ये सब एलर्जी का कारण बनते हैं। तो अगर आपके बच्चे को टेडी बियर बहुत पसंद है और अगर उसको एलर्जी है तो कहिए बेटा अब आप ये टेडी बियर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि इसमें एलर्जी के तत्व बचे हैं। दूसरा, घर में आप जो बिस्तर और रजाई, गद्दा ये सब इस्तेमाल करते हैं, तो बेडशीट आइडियली तो अस्थमा का पेशेंट अगर है, खास तौर पर लंग की एलर्जी यानी अस्थमा का पेशेंट है, तो खास तौर पर उसको रोज बेडशीट बदलनी चाहिए। दूसरा, अगर किसी महिला को एलर्जी है और उसको झाड़ू लगानी पड़ रही है तो पूरी डस्ट उसको जाएगी और उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो एक तो जैसे गांव में कहते हैं अपने पल्लू को पूरा नाक से या दुपट्टा से नाक को 3-4 परत करके उसको नाक और मुंह को ढक ले, एक तो उपाय ये है। और दूसरा वो क्या करे सॉरी दूसरा काम वो क्या करे कि घर में झाड़ू की बजाय सीधा अगर पोंछा लगा देगी। डॉक्टर सूर्यकांत, आपके पास लौटूंगी, आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी जानकारी जो आप दे रहे हैं, विस्तार से जानकारी आप साझा कीजिएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी है, नेहा हमारे साथ जुड़ चुकी है। नेहा जी, मैं चाहूंगी आप अपना सवाल पूछिए। सर, मुझे ना बहुत दिनों से स्किन एलर्जी हो रही है। जी हाँ, स्किन एलर्जी हो रही है जिसमें ना खुजली और लाल चिटके पड़ते हैं। जैसे चींटी के काटने पे सूजन हो जाती है ना, इतनी हल्की सूजन सी हो जाती है खुजली होने के बाद। ठीक है, ये एलर्जी आपके कहाँ हो रही है नेहा जी? ये बॉडी में कहीं भी, कभी हाथ पे, पैर पे, कान के पास, कहीं भी हो जाती है। ठीक है डॉक्टर जी। नेहा जी, मैं समझ गया आपको स्किन की एलर्जी है, मैं समझ गया। देखिए, स्किन की एलर्जी है तो उसमें आपको शरीर के किसी भी हिस्से में खुजली होती है, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। और अगर आपको जानना हो कि ये त्वचा की एलर्जी का पेशेंट है कि नहीं है, आप सिंपल एक टेस्ट होता है, एक आलपिन लीजिए और आलपिन लीजिए या जो सेफ्टी पिन का वो जो चुबाने वाला होता है वो लीजिए और एक ऐसे स्किन पे स्क्रैच कर दीजिए 3-4।
आप देखेंगे थोड़ी दिन में ही वहां पे थोड़ी जहां आपने स्क्रैच किया वो पूरी लाइन लाल हो जाएगी और अच्छी खासी लाल हो जाएगी। समझ लीजिए इस पेशेंट को एलर्जी है, तो इनको त्वचा की एलर्जी है, इनको मूलतः स्किन स्पेशलिस्ट या एलर्जी के स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा। त्वचा की एलर्जी ऐसी है जो बड़े लंबे समय तक रहती है और बड़ा कठिन होता है इसका इलाज। तो धैर्य पूर्वक इनको थोड़ा सा इलाज करना पड़ेगा, लंबा इलाज करना पड़ेगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि इस स्किन की एलर्जी का यहां से भी संबंध है, मस्तिष्क से भी। अगर आपको टेंशन है, तनाव है या कोई और आपकी पर्सनालिटी प्रॉब्लम है तो भी आपको स्किन एलर्जी हो सकती है। तो आपको ये भी अपने डॉक्टर से असेस कराना पड़ेगा और उसकी भी कुछ दवाएं आती हैं। कुछ एंटी एलर्जिक दवाएं लेनी पड़ेंगी, कुछ ऑइंटमेंट भी लगाना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य रखें, देर सवेर ये एलर्जी आपकी बिल्कुल काबू में आ जाएगी। ठीक है। नेहा, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ डॉक्टर, इनका सवाल ये भी रहेगा साफ तौर पर कि जब से प्रेगनेंसी के बाद से इनको स्किन संबंधी प्रॉब्लम ज्यादा फेस कर रही है, इसको लेकर क्या कुछ किया जाए? बिल्कुल सी, देखिए मैंने अभी बताया ना स्किन की एलर्जी का यहाँ भी संबंध है। यानी हार्मोन जो निकलते हैं खासतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान, हार्मोन उसके कारण भी हो सकती है। और एक और चीज है कि प्रेगनेंसी में यूजुअली लिवर के जो फंक्शन है वो ऑल्टर कर जाते हैं, तो इनको देखना पड़ेगा, लिवर फंक्शन टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर लिवर के फंक्शन ऑल्टर हो गए हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए लिवर फंक्शन के नॉर्मल हैं तब भी इनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना पड़ेगा। अक्सर प्रेगनेंसी में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण या लिवर फंक्शन की गड़बड़ी होने के कारण ये खुजली हो जाती है। तो ये सिंपल एलर्जी है या केवल प्रेगनेंसी के कारण जो इनको बदलाव आए हैं। तो प्रेगनेंसी जैसे डिलीवरी खत्म होगी तो ये सब चीजें इनकी ठीक हो जाएंगी अपने आप। लेकिन उस दौरान भी चूंकि प्रेगनेंसी में बहुत कम दवाएं ली जाती हैं, इसलिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके छोटी मोटी दवाएं ये ले सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं नेहा जी को अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डिफ्रेंशिएट करिए इस चीज को कि कैसे समझा जाए कि एलर्जी ब्लड में अगर कोई प्रॉब्लम है उसके जरिए हुई है या फिर स्किन में संबंधी कोई प्रॉब्लम है उसके जरिए हुई है? देखिए, स्किन में अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो वो इन्फेक्शन हो सकता है, वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या और कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर आप वास्तव में एलर्जी, जैसे मैंने कहा ना कि पैदाइशी रूप से कुछ लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी होती है और उसके कारण उनको एलर्जी होती है, तो अगर आपकी स्किन में गोल गोल लाल चकत्ते पड़ते हैं तो समझ लीजिए ये एलर्जी के कारण नहीं है, ये फंगल इन्फेक्शन है, जिसको रिंग कहते हैं ना, रिंग गोला होता है, तो रिंग वॉर्म इन्फेक्शन कहते हैं। तो बहुत कॉमन इस बारिश के मौसम में रिंग वॉर्म यानी फंगल इन्फेक्शन भी बहुत हो जाता है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, अगर लंबे लंबे चकत्ते पड़ रहे हैं तो ये एलर्जी के चकत्ते हैं, अगर गोल गोल बिल्कुल रिंग वॉर्म एकदम क्लियर कट डिमार्केशन गोला बना हुआ है और उस गोले के चारों ओर लालामी बनी हुई है स्किन में, तो ये फंगल इन्फेक्शन है। और इस फंगल इन्फेक्शन में खुजली काफी होती है, लालामी काफी होती है, और जैसे ही आप एंटी फंगल ऑइंटमेंट कोई लगाते हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। जबकि एलर्जी का जो निशान है, एलर्जी का जो सिम्टम है वो एंटी फंगल ऑइंटमेंट से नहीं जाएगा। तो ये दो हमने डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट बताए, बाकी आप स्किन स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि घर के अंदर बहुत सारे तत्व है, इसी तरह पेट एनिमल्स जब आप घर के अंदर पाल लेते हैं तो वो भी एलर्जिक होते हैं। तो आप देखिए, इस घर में सीलन ना हो, घर में जाले ना हो, हाउस डस्ट ज्यादा ना हो, पेपर डस्ट ना हो, और घर में खासतौर पे महिला को एलर्जी है तो झाड़ू के बजाय पोंछा लगाए। बेडशीट जो है एलर्जी अस्थमा के पेशेंट की वो डेली बदली जाए। अगर बहुत ज्यादा ये पर्दे हैं घर में तो उनको बराबर वन से वीक धोया जाए। अगर कारपेट बहुत ज्यादा बिछी हुई है तो आप वैक्यूम क्लीनर से उसकी सफाई करें। यानी सफाई बहुत हमें रखनी पड़ेगी। और दूसरा खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा घर के अंदर कि अगर होली दिवाली या त्योहार के समय सफाई, पुताई, रंगाई, पेंट हो रहा है तो ऐसे में एलर्जी तो तमाम महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा जो डॉक्टर सूर्यकांत ने दर्शकों के साथ साझा की है। डॉक्टर सूर्यकांत, कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं लेकिन वक्त का तकाजा है, तो ऐसे में आप लोग, आपसे यहीं पे शुक्रिया मैं कहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।